मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 101 चेन जुनचो। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, चेन जुनचो, एड्स बाय पब फ्यूचर। चेन जुनचो आसमानी नीले रंग का कवच पहने हुए था और उसके हाथ में एक जोड़ी बड़ी हथौड़ी थी। वह युद्ध के देवता की तरह स्वर्ग से उतर रहा था। एक सख्त दिखने वाली लड़की धीरे धीरे उसके पीछे उड़ रही थी। वह लियू जियांग थी। भाई हुताओ, आपको कानून प्रवर्तन दल में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने पूरी जांच किए बिना निर्दोष लोगों पर आरोप लगाया है और उन्हें दंडित करने का प्रयास किया है। आप अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं, उसने कहा। हुताओ गुस्से में दिख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या जुवान युवान सच बोल रहा है। बिफू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी बहन भी भौहें सिकोड़ने लगी जब उसे एहसास हुआ कि यह आसानी से हल नहीं होगा। लियू जियांग चेन जुनचो की मदद से जुवान युवान का बचाव करने के लिए आया। भाई जुनचो, हुताओ ने संप्रदाय के नियमों की अवहेलना की है। उसने एक निर्दोष शिष्य पर आरोप लगाया और उसे दंडित करने का प्रयास किया। उसकी सजा क्या होनी चाहिए? लियू जियांग ने चेन जुनचो से पूछा। कानून प्रवर्तन दल के नेता के रूप में, मैं आधिकारिक तौर पर हुताओ को उसके पद से हटाता हूं, चेन जुनचो ने घोषणा की। वह बिफू की ओर मुड़ा और धीरे धीरे आगे बोला, मुझे घटना का विवरण पता चला है। बिफू ने लियू जियांग को नशीला पदार्थ दिया और उसके 10 नौकरों को उसका बलात्कार करने और उसे मार डालने का आदेश दिया। जुवान युवान ने अपराध को रोक दिया, इसलिए बिफू ने बदला लेने का प्रयास किया। हमने सभी आवश्यक सबूत एकत्र कर लिए हैं। संप्रदाय के कानून के अनुसार, जो कोई भी अपने साथी शिष्य को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, उसे मौत की सजा दी जाती है। बिफू ने लियू जियांग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा, तू कुतिया है। तूने जो कहा, वह कुछ भी नहीं हुआ। भाई चेन, क्या तू मुझे सिर्फ इसलिए मार डालेगा क्योंकि लियू जियांग ने जो कहा? चेन जुनचो भावशून्य था, बिल्कुल नहीं। न्याय के मंत्री किसी व्यक्ति की स्मृति निकालने में सक्षम है। हम बिफू के दिमाग की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। बैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या हुताओ मुझे जांच करने की अनुमति देगा? हुताओ कुछ नहीं बोल सका, उसने केवल सिर हिलाया, लेकिन बियुए ने तेजी से काम किया। उसने अपनी तलवार बिफू की छाती में घुसा दी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा घिनौना काम किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा और हमारे परिवार की इज्जत वापस लाऊंगा, बियुए चिल्लाया। बिफू का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी, उसके घाव से खून बह रहा था। बियुए को जो हुआ उसकी सच्चाई का अंदाजा था, लेकिन वह इसे जुवान युवान को मारने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। अगर बिफू की यादें उजागर हो जाती, तो उसका परिवार तिरस्कृत हो जाता। उसके बाद कुछ भी अपना चेहरा वापस नहीं पा सकता था। इसलिए उसे अपनी बहन को मारना था, इससे पहले कि यादें सामने आए। और तुम दोनों बेकार झूठ बोलने वाले। जब वह पाप कर रही थी तो तुमने उस युवती को क्यों नहीं रोका? तुमने उसके साथ झूठ बोला। फिर उसने उन नौकरों को मार डाला जो सच्चाई जानते थे, ताकि सभी निशान छिपाए जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। सब कुछ हो जाने के बाद वह चेन जुनचो की ओर मुड़ी और गहरा प्रणाम किया। भाई चेन, मैंने अपनी बहन को ठीक से अनुशासित नहीं किया। उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। जुवान युवान बियुए की क्रूरता पर आश्चर्यचकित था। वह खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को भी मार सकती थी। बियुए बहुत तेज थी, चेन जुनचो उसे बिफू को मारने से नहीं रोक सका। उसके पास जांच करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि अपराधी मारा जा चुका है। तुम क्या कहती हो, बहन लियू? उसने आह भरते हुए कहा, वह पहले ही मर चुकी है, अब और धक्का देना व्यर्थ है। तो फिर यह मामला समाप्त हो गया। हुताओ, आप कानून प्रवर्तन दल के सदस्य हैं। आपने एक निर्दोष व्यक्ति को बिना पर्याप्त सबूत के ऐसे अपराध में फंसाया जो उसने किया ही नहीं। क्या आप अपने अपराधों को समझते हैं? हुताओ को कठोर शब्दों से झटका लगा। उसने तुरंत अपना बचाव किया। मैंने किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं, मैंने सिर्फ गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। बिफू ने मुझसे झूठ बोला। यह मेरी गलती है और मैं अपना पद छोड़ दूंगा ताकि मेरी गलती से टीम की प्रतिष्ठा पर दाग न लगे। अगर उन पर जुवान युवान को फंसाने का आरोप लगाया गया तो वे अपरिवर्तनीय संकट में पड़ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए वे अपने पद का त्याग करने को तैयार थे।
चेन जुनचो ने सिर हिलाया। भाई जुवानयुवान, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? जुवानयुवान ने बियुए की ओर देखा, जिसका चेहरा उदास और उदास था। वह मुस्कुराया, बेशक, हमें इस पर विचार करना चाहिए। बियुए बहुत गुस्से में थी। वह मन ही मन सोच रही थी, तुमने मुझे अपनी ही बहन को मारने के लिए मजबूर किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जुवानयुवान। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जुवानयुवान को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाई जुवानयुवान बहुत दयालु है। मैं भविष्य में बिफू की ओर से माफी मांगने तुम्हारे घर जाऊंगी। उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वह अभी भी मेरी छोटी बहन है। मुझे उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी है। बहन बियू, उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करो। तुम्हें अपनी बहन को सही राह पर लाने में बेहतर काम करना चाहिए था, इससे पहले कि वह गलत कदम उठा ले। तुम भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो। क्या मैं 1 साल के लिए तुम्हारी मजदूरी ले लूं? तब तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में सोचने का समय मिलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बियू जुवानयुवान की जिद पर क्रोधित थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि चेन जुनचो मान जाएगा। भाई जुवानयुवान यहाँ पीड़ित है। उसे कुछ मुआवजा पाने का अधिकार है। वह केवल इतना ही स्वीकार कर सकी, तो ये तय हो गया। अब मैं विदा लेती हूँ। उनके शव ले जाओ। बियुए ने ऑर्डर दिया और चला गया। जियांग तियानकू को इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी और वह माफी मांगने के लिए जुवानयुवान के पास आया। भाई जुवानयुवान, कृपया मुझे माफ कर दो। बिफू एक अच्छी बच्ची थी। उसने मुझसे पहले कभी झूठ नहीं बोला और वह तुम्हारी तरह मजबूत भी नहीं थी, इसलिए मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। जुवानयुवान मुस्कुराया, इसकी चिंता मत करो। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते और चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं दोष लगाने वाला नहीं हूँ। जुवानयुवान ने सबके सामने उसका अपमान किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मैं बहन बियू के पास जाकर देखूंगा कि वह ठीक है या नहीं। फिर हुताओ भी जुवानयुवान के पास गया। भाई जुवानयुवान, तुमने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूं और तुम्हें मुआवजा देने के लिए अपनी 1 साल की मजदूरी देने की पेशकश करता हूं। जुवानयुवान ने ताली बजाकर स्वीकार किया, धन्यवाद भाई हुताओ। हुताओ और कुइया एक साथ जजमेंट स्टैंड से बाहर निकले और इस तरह कार्यक्रम समाप्त हो गया। लेकिन जुवानयुवान को पता था कि यह अंत नहीं था। चेन जंचो और लियू जियांग स्टैंड पर उतरे। चेन ने जुआनयुवान को प्रणाम किया, धन्यवाद भाई जुआनयुवान। आपने जियांग को बचा लिया। जुआनयुवान मुस्कुराया, कुछ नहीं हुआ। भाई चेन, बहन लियू, मुझे वाकई जाना है। 3 दिन बाद, मैं माइंड टेस्ट दे रहा हूँ। मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। अलविदा। बहुत बढ़िया, भाई जुआनयुवान। मुझे उम्मीद है कि आपका नाम मेरिट की सूची में होगा। चेन जुनचो खुशी से हंसा। फिर उसने लियू जियांग का हाथ पकड़ा और उड़ गया। सभी दर्शक हिन मनोदशा में थे। वे देखना चाहते थे कि जुवानयुवान को सबक सिखाया जाए, लेकिन वे निराश थे। जुवानयुवान ने ऐसे तुच्छ लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बाइजान को अलविदा कहा और झाओ मैनफेक के साथ आंतरिक संप्रदाय की ओर चल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 102 निगरानी। स्वर्ग का भक्षण। निगरानी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा, मुझे ये लड़का पसंद है। ये जो चाहता है, ले लेता है। इस पर मुझसे मत लड़ो, मैं इसे अपना शिष्य बना लूंगा। बिल्कुल नहीं। वह मेरी तकनीकों के लिए सबसे उपयुक्त है। आप सभी को इंतजार करना होगा, लेकिन ये लंबा इंतजार नहीं होगा। संप्रदाय को इन दिनों काफी असाधारण प्रतिभाएं मिल रही हैं। लड़के ने अभी तक अपनी हड्डियों को भी नहीं तोड़ा है, लेकिन उसने 12 राजा सेनानियों को मार डाला। वह शायद फंग लाई से ज्यादा प्रतिभाशाली है ना? आखिरकार उसे उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरणों का पूरा सेट मिल गया, जिसमें फंग लाई की पवन आत्मा भी शामिल थी। फंग लाई के पास संप्रदाय में प्रवेश करते समय इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी एक ही समय में उन सभी उपकरणों को सक्रिय करना काफी प्रभावशाली है। शायद वह लड़ने वाली पृथ्वी में से किसी एक का पुनर्जन्म है। पृथ्वी सबसे अधिक क्यूई संघनित तत्व है जो उसके शरीर में अधिक क्यूई संग्रहित करने की अनुमति देगा, या शायद बच्चे का शरीर विशेष है। वास्तव में, वह संभवतः एक शक्तिशाली आत्मा का पुनर्जन्म है। उसका शरीर असामान्य रूप से मजबूत है। उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां सभी बेहद घनी और शक्तिशाली हैं, जबकि उसकी नसें उसके शरीर में कसकर बुनी हुई हैं।
एक बार जब वे परिष्कृत हो जाएंगी तो उनकी अस्थि मज्जा बेहद मजबूत हो जाएगी और उसके अंग बेहद लचीले होंगे। उसके शरीर को देखकर ये पौराणिक फाइटर बॉडी भी हो सकती है। मैं एक बात से हैरान हूं। क्या आप में से किसी ने देखा कि उसने ताकत बढ़ाने वाली गोलियां ली थी? वे पूर्वी राजवंश के यिन परिवार के स्वामित्व वाली एक विशेष अग्नि से बनी थी। उसने वे गोलियां कहां से हासिल की? यह असामान्य है, लेकिन अगर उसे यिन कबीले से जासूस के रूप में भेजा गया था, तो वह अपने साथ उनकी गोलियां नहीं लाएगा। ये मुसीबत को आमंत्रित करना होगा। हमें इसके बारे में फंगली से पूछना चाहिए। वैसे भी वह जासूस जैसा नहीं लगता। मुझे वह बहुत पसंद है। मैं उसे अपना शिष्य बना लूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। हम सामान्य नियमों के अनुसार खेलेंगे, उसे अपना गुरु चुनना होगा और शिष्य के रूप में स्थान मांगना होगा। वह हमारी असली पहचान पहले से नहीं जान सकता। जो भी नियम तोड़ता है, उसके लिए सामान्य सजा का प्रावधान है। जरूर, कोई बात नहीं। जुवान युवान और झाओ मानफेग आंतरिक संप्रदाय की ओर बढ़े, उन गुप्त निगाहों से अनजान जो उन्हें छाया से देख रही थी। यहां तक कि सच्चे शिष्य भी ईर्ष्या करेंगे अगर वे जुवान युवान के बारे में बात करते समय जियान के बीच चर्चा सुन सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन 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 तारांकन। वे शीघ्र ही आंतरिक संप्रदाय में पहुंच गए। कमरे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संप्रदाय के हर स्तंभ पर स्वर्गीय ड्रैगन उकेरे गए थे और हर स्तंभ के शीर्ष पर लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय का एक जियान स्वर्गीय ड्रैगन के चेहरे पर कदम रख रहा था। जब वे जुवान युवान के कमरे में पहुंचे तो झाओ मैनफेग ने आखिरकार उसे अलविदा कहा और चले गए। कमरा सुविधाजनक रूप से एक छोटे से बगीचे के सामने स्थित था जिसमें फूल पहले से ही खिले हुए थे। आंतरिक शिष्यों को संप्रदाय के अंदर अत्यधिक विलासिता का आनंद मिलता था। झाओ मैनफेंग के जाने से पहले उसने जुवान युवान को एक किताब दी जो उसे जंगली योद्धा के रूप में प्रशिक्षण देने में मदद करेगी। यह एक पृथ्वी वर्ग की तकनीक थी। ये बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन जुवान युवान ने फिर भी कृतज्ञतापूर्वक उपहार स्वीकार कर लिया। पुस्तक के साथ उसे बीयूए और हुताओ का मासिक वेतन भी मिला। बीयूए को 60 दृढ़ता की गोलियां दी गईं और हुताओ को बीयूए से 3 गुना अधिक दिया गया। दृढ़ता की गोलियां ताकत बढ़ाने वाली गोलियों के समान थीं, लेकिन वे राजा क्षेत्र के लड़ाकों और उससे ऊपर के लिए अधिक उपयुक्त थीं, क्योंकि उनमें उच्च क्षेत्र के लड़ाकों की ताकत को जल्दी से भरने के लिए बहुत अधिक की हुई थी। इन गोलियों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की साधना को बेहतर बनाने या लड़ाई के दौरान उसकी ताकत को ठीक करने और फिर से भरने के लिए किया जा सकता है। संप्रदाय के बाहर प्रत्येक गोली 100 राजा सिक्कों के लिए बेची जाती थी। सभी आंतरिक शिष्यों के लिए संप्रदाय का वेतन खगोलीय होना चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। कमरा सादा और खाली था। केवल एक बिस्तर, एक मेज और चंदन की लकड़ी से बने 4 स्टूल थे। लालच ने कमरे में कदम रखते ही कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस समय बहुत सारे जियान हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। मुझे पता है कि तुम खदान परीक्षण के दौरान लाभ उठाने के लिए अधिग्रहण की पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वे पुस्तक खोज लेते हैं तो वे तुम्हें बहुत सारे लाभ देंगे, लेकिन एक बार जब वे इसे देख लेंगे तो पुस्तक तुम्हारी संपत्ति नहीं रहेगी। ये पुस्तक उन जियान द्वारा तुम्हें दी जाने वाली सभी चीजों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हें ये बात उनसे गुप्त रखनी होगी। जुवान युवान को यकीन नहीं हुआ, वे मुझे देख रहे हैं। वे 7 रंगों वाली रोशनी से आकर्षित हुए होंगे और मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते होंगे। ये दोधारी तलवार है। मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं निगरानी में हूं। तुम इस बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हें अधिग्रहण की पुस्तक की मूल बातें सिखा सकता हूं। साथ ही मैं कुछ उपयुक्त ज्ञान भी ढूंढ लूंगा।
एक बार जब तुम उनमें से किसी एक को गुरु के रूप में स्वीकार कर लोगे तो तुम पर इतनी कड़ी निगरानी नहीं रहेगी। लालच और जुवानयुवान ने अपनी चेतना के अंदर संवाद किया। ऐसा लग रहा था कि बातचीत में कुछ समय लगेगा, लेकिन यह 1 सेकंड के अंश में हुआ। जुवानयुवान को देखकर कोई भी असामान्य बात नहीं देख सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान ने दृढ़ता की गोली ली और अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसके शरीर में ची की एक बड़ी मात्रा प्रवाहित होने लगी और लगातार अशुद्धियों को परिष्कृत करने लगी। उसकी त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों ने ची को तब तक निगल लिया जब तक कि उसका एक भी निशान नहीं बचा। उसकी नसों के माध्यम से ची उसकी अस्थि पंजर में प्रवेश करने लगी और अशुद्धियों को परिष्कृत करने लगी। भक्षण तकनीक एक ऐसी चीज थी जो एक बार अभ्यास करने के बाद निष्क्रिय रूप से घटित होती थी। ये हर समय सक्रिय रहती थी, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। जुवानयुवान को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह अधिग्रहण की पुस्तक के मूल परिचय पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तारांकन 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 तारांकन। वह अपने शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में क्यूई को अवशोषित कर रहा है। क्या उसके पास कोई स्वर्गीय मोती है? उन मोतियों में स्वर्ग रैंक के उपकरणों में आगे बढ़ने की क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं, वे मोती बहुत दुर्लभ हैं। लड़ाकू ड्रैगन की सूची में शामिल उन बच्चों के पास तो अपने मोती भी नहीं है। क्या फंगलाई ने उसे ये मोती दिए थे? संभव नहीं है। अगर फंगलाई के पास एक होता तो वह इसे नहीं देता, क्योंकि इससे उसकी ट्रेनिंग को बहुत फायदा होता। ऐसी बकवास की कौन परवाह करता है? मुझे ये लड़का और भी ज्यादा पसंद है। मेरे भावी शिष्य को चुराने की हिम्मत मत करना। तारांकन 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 तारांकन। जब जियान लोग जुवानयुवान के बारे में मजाक कर रहे थे, तब वह अधिग्रहण की पुस्तक के पहले भाग का अध्ययन कर रहा था। पहले अध्याय का शीर्षक था परिदृश्यों की समझ। इसमें विभिन्न परिदृश्यों के फेंग शुई को ध्यानपूर्वक दर्ज किया गया था। इसमें यह निर्धारित करने के तरीके भी शामिल थे कि कीमती भूमि, बहुत धन वाली भूमि, शियान के लिए उपयुक्त भूमि और बंजर भूमि कैसे खोजें, ऐसी भूमि जो बुराई और निराशा से भरी हुई थी। जुवानयुवान ने यह भी सीखा कि विभिन्न प्रकार के लड़ाकू जेड और क्रिस्टल कैसे खोजे जाते हैं। लड़ाकू पत्थरों में ब्रह्मांड से प्राकृतिक क्यूई भरा जाता था। पत्थरों को कितने समय तक डुबोया गया था और इस्तेमाल की गई क्यूई की गुणवत्ता के आधार पर गुणवत्ता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। जब प्राकृतिक क्यूई ने लंबे समय तक किसी क्षेत्र को भरा, तो लड़ाकू पत्थरों का निर्माण उन सामग्रियों से हुआ जो केवल थोड़ी मात्रा में क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम थे, जबकि जेड और क्रिस्टल तब बने जब कोई सामग्री बड़ी मात्रा में क्यूई को अवशोषित करती थी। जुवानयुवान ने किताब से सभी अलग अलग विवरणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इन नई तकनीकों का अध्ययन करने और क्यूई और भूमि के बीच संबंधों को समझने पर उसे एक गहरी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर बदलने लगा है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और बारूदी सुरंग परीक्षण आसान हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 103 खान परीक्षण। स्वर्ग का भक्षण खान परीक्षण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब से उसने पहली बार जंगली क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से जुवानयुवान ने आखिरकार उन कठिनाइयों को महसूस किया था जिनका सामना सामान्य लोग साधना करते समय करते हैं। जंगली क्षेत्र और राजा क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कई प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा के बावजूद कुछ क्षेत्रों में पहुंचने के बाद भी सुधार करने में असमर्थ थे। लोगों के लिए यह समझना बेहद मुश्किल था कि उनके शरीर के अंग कैसे जुड़े हुए हैं। मोती और भक्षण तकनीक की मदद से जुवानयुवान ने 3 दिन की अवधि में अपने हाथों और पैरों में मज्जा को पहले ही परिष्कृत और मजबूत कर लिया था।
हाथों और पैरों में मौजूद मज्जा किसी व्यक्ति के शरीर में सबसे छोटी थी। फिर भी जुआन युवान की ताकत 96 ड्रैगन से बढ़कर 108 ड्रैगन हो गई थी। उसके सुधार की गति ने छाया में देख रहे जियान को भी चौंका दिया। उसे 12 ड्रैगन ताकत हासिल करने में केवल 3 दिन लगे, यानी एक दिन में 4 ड्रैगन ताकत। क्या अद्भुत प्रतिभा है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जुआन युवान का दिमाग पूरी तरह से अधिग्रहण की पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन करने पर केंद्रित था और वह वास्तव में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। अगर वह स्वर्गीय ड्रैगन तकनीकों में से किसी एक का उपयोग करके अभ्यास करता, तो वह और भी तेजी से सुधार कर सकता था। जुआन युवान ने अपने शरीर को ऊपर उठाया और खिंचाव महसूस किया। पहले अध्याय का अध्ययन करने के बाद वह अपने आसपास के परिदृश्य के फेंग शुई को नोटिस करने में सक्षम था। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गया। संप्रदाय का परिदृश्य इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह शिष्यों के अभ्यास में सहायता करने के लिए शुद्धतम क्यूई को आकर्षित कर सके। घनी क्यूई से भरी भूमि के साथ जानवर बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते थे और विकसित हो सकते थे, यहां तक कि सामान्य लोग भी इसके लाभ देख सकते थे। संप्रदाय के अंदर लगभग हर इंच जमीन पर खेती करके अच्छी गुणवत्ता वाली जमीन बनाई जाती थी। साधारण लोग जो खेती करने की क्षमता नहीं रखते थे, वे भी संप्रदाय के फेंग शुई से लाभ उठा सकते थे। यहां रहने पर सामान्य लोगों की भी आयु दोगुनी हो जाती थी। दूसरी ओर खराब जमीन पर रहने वाले सामान्य लोगों की आयु बहुत कम होती थी। जुआन युवान ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका मन शांत हो गया। वह भविष्य में अधिग्रहण की पुस्तक का अध्ययन जारी रखने के लिए और अधिक समय चाहता था। झाओ मैनफेंग समय पर पहुंचे। जुआन युवान के ऊर्जावान चेहरे को देखकर उन्हें पता था कि जुआन युवान को एक छोटी सी सफलता मिली होगी। भाई जुआन युवान, ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गए हैं और अपनी सबसे अच्छी स्थिति में हैं। झाओ मैनफे की आवाज गहरी और मजबूत थी। जुआन युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े झाओ, ऐसा लगता है कि आप राजा सेनानियों के दायरे में पहुंच गए हैं। एक आदमी की क्षमता जन्म से ही सीमित होती है, लेकिन एक मजबूत इच्छाशक्ति स्वर्ग को भी चुनौती दे सकती है। आपको अपनी सीमित क्षमता पर भरोसा नहीं था और यही बात आपको अपनी सीमा को तोड़ने से रोकती है। जुआन युवान जानता था कि झाओ मानफेग उसकी निराशा से जागा था, उसकी बदौलत ही वह मानसिक अवरोध तोड़ पाया जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। जुआन युवान ने उसे उसका आत्मविश्वास वापस दिलाया। मैं हर चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो मैं यह मानता रहता कि मेरी क्षमता जंगली क्षेत्र तक ही सीमित है। वैसे भी माइंड टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए कृपया मेरे पीछे आएं। झाओ मैनफेन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अत्यधिक अतिरिक्त चर्बी या उसकी कमी क्षतिग्रस्त प्लीहा के लक्षण है। जब आप अपनी प्लीहा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से पतले हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एल्डर झाओ प्रेरित बने रहेंगे और जल्द ही ग्रैंडमास्टर दायरे तक पहुंचेंगे। जुआन युवान ने विनम्रता से कहा। वह जानता था कि झाओ मैनफेंग दोस्ती के योग्य व्यक्ति था। झाओ मानफेंग भावुक हो गया। उसके प्रति कभी कोई इतना दयालु नहीं रहा था, इसलिए वह अपने प्रति दिखाई गई दयालुता को याद रखना सुनिश्चित करेगा। बच्चा झाओ मैनफेंग के बारे में सही था। क्षमता परीक्षण सबसे विश्वसनीय परीक्षण नहीं है। बहुत से लोग केवल अपनी परीक्षण क्षमता के दायरे तक ही पहुंचते हैं और आगे बढ़ने और अपनी सीमा को तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसी चीजों के बारे में परेशान मत होइए। हमारे पास ऐसी परीक्षा क्यों है, इसका एक कारण है। ये लोगों को अपनी प्रतिभा खोजने का मौका देता है। कुछ लोग साधना करने के लिए पैदा होते हैं और स्वाभाविक रूप से अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। कुछ लोगों को अपनी ताकत उपकरण बनाने या गोलियां बनाने में मिलती है। हमें वित्त और कानून का प्रबंधन करने के लिए भी लोगों की जरूरत है। भले ही हम शक्तिशाली अभ्यासी हैं, लेकिन अगर हमें इन मामलों को खुद संभालना पड़े तो हम शायद संप्रदाय को खत्म कर देंगे। ये सही है। अभ्यासी अपनी आजादी से घूमने का आनंद लेते हैं। दूसरे लोगों को परेशान करने वाली समस्याओं के बारे में परेशान होने दें। चलो चलते हैं। मुझे ये बच्चा और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। वे शीघ्र ही पोर्टल स्क्वायर पर पहुंच गए। फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय ने कुल 8 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर किया। हर किसी के लिए खदान तक पैदल चलना यथार्थवादी नहीं था, इसलिए लोगों के लिए कुछ स्थानों पर जाने के लिए पोर्टल स्थापित किए गए थे। चौक लोगों से घनी तरह भरा हुआ था। जंगली लड़ाकों और नए पदोन्नत आंतरिक शिष्यों के बड़े समूहों को उनके अंतिम परीक्षण के लिए खदान में भेजा गया था। भाई जुआन युवान, मैं आपको सिर्फ यहीं तक मार्गदर्शन दे सकता हूं। अगले 10 दिनों में आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं।
आपको आधिकारिक आंतरिक शिष्य घोषित किए जाने से पहले अपना काम पूरा करना होगा। जुवानयुवान के नाम ने चौक के भीतर कई फुसफुसाहटों को आकर्षित किया। वह जुवानयुवान है। मैंने सुना है कि वह वही है जिसने जियान लाइट का निर्माण किया था। यह पागलपन है। क्या ऐसा कुछ सच में होता है? बेशक, पहले कोई भी झाओ मैनफेक द्वारा भर्ती नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वह एक एल्डर है। कहानी सच होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संप्रदाय उसे प्रशिक्षित करने में बहुत प्रयास करेगा। कितना अच्छा है। क्या तुमने सुना है? कुछ दिन पहले उसने न्यायपीठ पर 12 राजा सेनानियों को मार डाला था। जब हम बाहरी संप्रदाय में थे तब मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। बाहरी संप्रदाय में कई शक्तिशाली लोग हैं जो ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करते। जुवानयुवान को ये ध्यान बहुत पसंद आया। वह पहले एक मामूली व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन अब वह फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय में प्रसिद्ध हो गया था। इतना बड़ा बदलाव एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़े झाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। जुवानयुवान भीड़ में आगे बढ़ा। वह ड्रैगन की तरह तेज था। इससे पहले कि कोई उसकी परछाई देख पाता, वह पहले ही उनसे आगे निकल चुका था। प्रवेश करने से पहले उसे 4 बुजुर्गों ने रोक दिया। अपना टोकन पेश करें। उन्होंने सत्यापन के लिए टोकन निकाला और उन्हें तुरंत प्रवेश की अनुमति दे दी गई। बुजुर्गों में से एक ने कहा, माइंड टेस्ट बेहद खतरनाक है। परीक्षण लेने वाले आधे शिष्य अपने जीवन के साथ वापस नहीं लौटते। उनमें से अन्य 30% अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं। आपको 10 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। आपका कार्य गुणवत्ता की परवाह किए बिना 100 जिन जेड और 50 जिन क्रिस्टल को सुरक्षित करना है। आपको मोह प्राणियों से 10 अमृत भी लाने होंगे जिन्हें आपने मारा था। क्या आप समझे? औसतन हर 100 मोह प्राणियों में केवल 1 अमृत होगा। अगर कोई व्यक्ति बदकिस्मत है, तो वह 300 मोह प्राणियों को मारने के बाद भी अमृत नहीं पा सकता है। लड़ाई के पत्थरों के हर 10 जिन में आपको जेड का 1 जिन मिल सकता है। पत्थरों के हर 500 जिन में क्रिस्टल का 1 जिन हो सकता है। मैं समझ गया। जुवानयुवान ने सिर हिलाया। कृपया प्रवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है, जैसे गोलियां और तावीज। आप हमसे वह खरीद सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इसकी कीमत दोगुनी है। एक बुजुर्ग ने कहा। ऐसे बहुत से लोग थे जो घबराहट के कारण कुछ बुनियादी जरूरतों को भूल गए थे। अगर वे अपनी भूली हुई चीजें लेने वापस जाते, तो वे परीक्षा से चूक जाते। ये बुजुर्गों के पैसे कमाने का एक तरीका था। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जुवानयुवान ने अपना टोकन रख दिया और द्वार में प्रवेश किया। फिर बुजुर्ग दूसरे शिष्य की ओर मुड़ा। आधे घंटे के बाद द्वार 1000 शिष्यों से भर गया। एक चमकदार रोशनी के साथ जुवानयुवान ने कमरे को झुकते हुए देखा और उसने अचानक खुद को एक अंधेरी गुफा के अंदर पाया। दूसरे शिष्य जो कुछ देर पहले उसके पास खड़े थे, उन्हें खदान के भीतर दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया। खदान में अंधेरा था, केवल चमकती घास से रोशनी थी। अचानक 1 दर्जन खूनी लाल आंखें जुवानयुवान पर चमक उठी। उसे तुरंत लड़ने की उम्मीद नहीं थी और उसने जल्दी से लड़ने के लिए अपनी पवन आत्मा को बाहर निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 104 फायबर जेड। स्वर्ग का भक्षण। फायबर जेड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पोर्टल स्क्वायर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर लोगों का एक समूह खड़ा था। वे थे हुताओ, बियुए, जियांग, तियानकू और कुया। वह वही था जिसने 7 रंगों वाली रोशनी पैदा की थी। ये कैसे संभव है? तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुया ने चेहरे पर बड़ी सी शिकन लाते हुए चिल्लाया। जियांग तियानकू ईर्ष्या से जल रहा था, लेकिन उसने अपने विचार खुद तक ही सीमित रखे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसे मार नहीं देता। अगर मैं एक संभावित जियान को मार दूं तो मैं निश्चित रूप से खुद को बेहतर बना सकता हूं। बियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं जो उसे मरवाना चाहते हैं। ज्यादातर सच्चे शिष्य भी भविष्य के खतरे को खत्म करना चाहते हैं। भले ही उसे सच्चा शिष्य बना दिया जाए, लेकिन उसकी किस्मत मौत है। हुताओ ने आंखें मूंद ली और उस दिन को याद करने लगा जब वह पहली बार जुवानयुवान से मिला था। वह कोई साधारण शिष्य नहीं है, बल्कि वह है जिसे सीधे फंगली ने चुना था। फंगली का ध्यान आकर्षित करने वाली सभी महान प्रतिभाएं संप्रदाय के भीतर ही मार दी गईं। वह भी इससे अलग नहीं होगा। जैसा कि बियुए ने कहा, हम अकेले नहीं हैं जो उसे मरवाना चाहते हैं। नू लोंग और ली शा मेरिट की सूची में हैं। वे पहले से ही खदान में हैं। जुवानयुवान ने अपने परिवारों के युवा गुरुओं को मार डाला। उन्हें बदला लेना चाहिए।
उसने कहा। बियुए और कुइया दोनों मुस्कुराए। नू लोंग और ली शा को मेरिट की सूची में 30वां और 29वां स्थान दिया गया था। वे पहले से ही अपने सभी 5 अंगों को परिष्कृत कर चुके हैं। वे लगभग जियांग तियानकु जितने ही मजबूत थे। अगर वे मदद करते हैं तो जुवान युवान बच नहीं पाएगा। कुइया ने जहरीली हंसी हंसी। जुवान युवान के हमले के बाद उसके दांत फिर से उग आए थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी हड्डियों को परिष्कृत किया, उसके पास दांतों का एक बेहतरीन सेट था और अगर उनमें से कोई भी टूट जाता तो दांत फिर से उगाते। सामान्य लोगों के विपरीत जिनके पास केवल एक ही दांत होता है। यह इतना आसान नहीं है। फंग ली को पवन के शियान ने एक बंद शिष्य के रूप में चुना था। जुवान युवान में भी शियान उसे एक संभावित शिष्य के रूप में देख रहे होंगे। जियांग तियानकु का दिमाग ज्यादा सतर्क था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बियुए ने पूछा। चिंता मत करो, जियान खदान के अंदर उसका पीछा नहीं कर सकते। उसे अकेले ही परीक्षा देनी होगी। अगर वह परीक्षा पास नहीं कर सकता तो वह उनका शिष्य बनने के योग्य नहीं है। हुताओ बेवजह मुस्कुराया। नू लोंग और ली शा बेवकूफ नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बियुए हुताओ की टिप्पणी पर मुस्कुराए। उसके और जुवान युवान के बीच केवल एक ही जीवित रह सकता था। अगर वह जीवित बाहर आता है तो मेरे पास अभी भी एक आखिरी बैकअप योजना है। हर कोई हैरान चेहरे के साथ बियुए की ओर मुड़ा। तारानकन 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 तारानकन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपको लगता है कि यह बच्चा परीक्षा पास कर सकता है? उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। उसके पास जियान बनने की क्षमता है, इसलिए उसके लिए दूसरों की तुलना में अधिक कठिन कार्य करना उचित है। ये सही है। वह केवल कठिनाइयों के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। साधारण शिष्यों को परीक्षा पास करने के लिए केवल एक अमृत, 5 जिन जेड और 1 जिन क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। लेकिन वह कोई साधारण शिष्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह बच जाएगा। मैं अंदर जाकर उसका परीक्षण देखना चाहूंगा। बेतुका मत बनो। जब कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति खदान में प्रवेश करता है तो खदान के अधिक खतरनाक क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम अन्य सभी शिष्यों की मृत्यु का कारण बनोगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जुवान युवान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे जियान द्वारा कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया है। तारानकन 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 तारानकन। खदान के अंदर जुवान युवान के बगल में 18 राक्षसों की लाशें थीं। राक्षसों में कम से कम 60 ड्रैगन की ताकत थी। शिष्यों के राक्षसों के खिलाफ जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि निचले स्तर के मो ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई तकनीक नहीं सीखी थी। जुवान युवान को अपने द्वारा मारे गए 18 राक्षसों से कोई अमृत नहीं मिला, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। उसने बिना किसी कठिनाई के राक्षसों को मार डाला। अब उसके पास 108 ड्रैगन की ताकत थी। वह अपने पवन आत्मा भाले का उपयोग करके अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों से जल्दी से निपट सकता था। आहा, अंडा धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा है। मैंने उसे तुम्हारे दिए गए आधे क्रिस्टल दिए और उसने पहले ही उन सभी को खत्म कर दिया है। लालच ने कहा। उसकी आवाज में व्यंग्यात्मक लहजे का संकेत था। जुवान युवान ने अपनी अंगूठी में झांका। अंडे के बगल में सभी क्रिस्टल बिखर गए थे और एक सुस्त ग्रे पाउडर बन गए थे, लेकिन अंडे का आकार केवल थोड़ा सा बड़ा था। बेटा, तुम्हें हमारे लिए और क्रिस्टल लाने होंगे। हम आखिरी क्रिस्टल भी लगभग खत्म कर चुके हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवान युवान अपने दिल के दर्द को बयान नहीं कर सकता था। उसकी अंगूठी में जो बहुत सारा धन था वह चला गया और इसमें बस कुछ ही दिन लगे। लालच और अंडे के लिए क्रिस्टल सभी बेहतरीन थे। अगर जुवान युवान बिना आराम किए उस सारी शक्ति को अवशोषित कर लेता तो उसे उन सभी क्रिस्टल को खत्म करने में 3 महीने लग जाते। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि विशाल अंडे के अंदर कौन सा जानवर है। जुवान युवान अवाक रह गया। उसने अपना पवन आत्मा भाला पकड़ लिया और अपने सामने 2 राक्षसों पर प्रहार करके रास्ता साफ करना शुरू कर दिया।
खंजर निकालो, हमें कोई नहीं देख रहा है। वे परीक्षण के दौरान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पवन आत्मा भाले के बिना उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी, लेकिन खंजर का उपयोग करने से उसे अपने उपकरणों का समर्थन करने के लिए क्यूई का अंतहीन स्रोत मिलेगा। जैसे ही उसने खंजर चलाना शुरू किया, उसके रास्ते में आने वाले राक्षस चावल की तरह गिर पड़े। अच्छा, मुझे और अधिक जीवन सार की आवश्यकता है। ये लोग बहुत कमजोर हैं। जुवानयुवान को आखिरकार 300वें राक्षस को मारने के बाद अमृत मिल गया। यह उसका भाग्यशाली दिन नहीं था। ऐसा लगता है कि अगर मुझे बेहतर किस्मत चाहिए तो मुझे खदान में और भी गहराई तक जाना होगा। सावधान रहो, खदान में और भी गहराई में यक्ष और अन्य शक्तिशाली मूल जीव होंगे, लालच ने याद दिलाया। जैसे ही जुवानयुवान आगे बढ़ा, उसने एक मानव सिर के आकार का पत्थर देखा। पत्थर छोटे छोटे छेदों से भरा हुआ था, जिसे देखकर जुवानयुवान को पहले अध्याय का एक अंश याद आ गया। बगस्टोन। बहुत से लोग ऐसी वस्तु को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उसमें छेद होने के कारण वह क्षतिग्रस्त वस्तु लगती है। बहुत सारे छेद या दरार वाले पत्थर क्यूई को संग्रहित नहीं कर सकते। उसने अपने खंजर से पत्थर को चीर दिया। पत्थर तुरंत फट गया, जिससे उसके अंदर छिपे हुए कई छोटे छोटे लाल जेड बाहर आ गए। जेड के प्रत्येक टुकड़े के अंदर एक छोटा लाल कीड़ा था। जेड बहुत चमकीला और चमकीला था। एक फायरबर्ड जेड। यह अभ्यासियों के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जेड में से एक है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो आग आधारित तकनीकों का अध्ययन करते हैं। आप उन्हें शीर्ष श्रेणी के लड़ाकू जेड के 96 जिन के बदले में बदल सकते हैं। आखिरकार तुम बहुत भाग्यशाली हो, बेटा। फायरबर्ड जेड के ये छोटे टुकड़े वजन में एक जिन भी नहीं थे, फिर भी उन्हें 90 जिन से ज्यादा जेड में बदला जा सकता था, क्योंकि वे बेहद दुर्लभ और सघन जेड थे। उन्होंने ये जानकारी अधिग्रहण की पुस्तक से सीखी। जब वह अंगूठी के अंदर जेड डालने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि 1 दर्जन से अधिक शत्रुतापूर्ण आकृतियां उसकी ओर दौड़ रही हैं। यदि तुम मरना नहीं चाहते, तो उन जेडों को सौंप दो, एक आज्ञाकारी आवाज ने मांग की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 105 भ्रम का स्वभाव। स्वर्ग का भक्षण, भ्रम का स्वभाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समूह का नेता जो अभी अभी आया था, एक राजा सेनानी था। समूह के सभी सदस्यों के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। वे लालच भरी नजरों से जुवानयुवान के हाथ में फायरबर्ड जेड को घूर रहे थे। संप्रदाय में 8 मिलियन बाहरी शिष्य थे। उनमें से कई नए भर्ती किए गए आंतरिक शिष्यों से ज्यादा मजबूत थे। वे बाहरी संप्रदाय में इंतजार करते थे ताकि वे खदान परीक्षण में अच्छे अंकों से पास हो सके और संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस समूह का नेता उन लोगों में से एक था। हालांकि उसने गलत लक्ष्य चुना था। जुवानयुवान ने बिना किसी प्रयास के 12 राजा सेनानियों को मार डाला था। उसके लिए इस असभ्य समूह से डरने का कोई कारण नहीं था। जुवानयुवान ने कंधे उचकाए, क्या हम साथी शिष्य नहीं हैं? तुम्हें मुझसे चोरी क्यों करनी है? बकवास बंद करो और जेड सौंप दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें हमारी टीम में शामिल होने दूंगा। हम तुम्हें जेड के 5 जिन और क्रिस्टल के 1 जिन के साथ साथ खान परीक्षण पास करने के लिए आवश्यक अमृत भी प्रदान करेंगे। अगर तुम जेड नहीं सौंपोगे तो तुम यहीं मर जाओगे। नेता ने अपनी क्यूई जारी की और जुवानयुवान को धमकी दी। जब तुम बड़े भाई युवान को देखो तो तुम्हें घुटने टेक देने चाहिए। घुटने टेक दो, गिरोह के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा। जुवानयुवान अवाक रह गया। फिर एक और व्यक्ति ने भी यही बात चिल्लाना शुरू कर दिया। घुटने टेको। सामान्य शिष्यों के विपरीत, जो डर से कांपते रहते हैं, जुवानयुवान अविचलित था। वह जानता था कि वे उसके आने से पहले खदान में प्रवेश कर चुके होंगे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है। अगर उन्हें उसकी पहचान पता होती, तो वे इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करते। जुवानयुवान मुस्कुराया और उसके मोती जैसे सफेद दांत दिखने लगे। पास होने के लिए आपको बस इतनी सी राशि की आवश्यकता है। मुझे पास होने के लिए 100 जिन जेड, 50 जिन क्रिस्टल और 10 अमृत चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इतना सारा कहां मिलेगा, लेकिन सौभाग्य से आप लोग मदद करने आए हैं। संख्याएं सुनकर समूह चौंक गया। उनमें से कुछ ने आखिरकार जुवानयुवान की पहचान का अनुमान लगा लिया था, वह लड़का जिसने 7 रंगों वाली रोशनी पैदा की थी। जुवानयुवान ने उछलकर अपना खंजर नेता पर तान दिया। उसका जीवन सार पूरी तरह से समाप्त हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई युआन मर चुका है। भाई युआन मर चुका है। भागो।
लेकिन वे जुवानयुवान से बच नहीं सके, वे सभी मारे गए। जुवानयुवान ने समूह की बचत से 23 मिलियन मेरिट पॉइंट प्राप्त किए थे। वे लंबे समय से अपने अंक बचा रहे होंगे, जो जुवानयुवान के लिए एक बड़ी मदद थी। उन्हें जैड के 100 जिन, क्रिस्टल के 20 जिन और निचले दर्जे के पृथ्वी के उपकरणों के 5 टुकड़े भी मिले। जुवानयुवान अपनी जान को खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दयतापूर्वक मार डालता था। हा हा हा, सम्राट को गर्व होता। अपनी शक्ति में सब कुछ खा लो, इस दुनिया में तुम खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें केवल दूसरे लोगों को ही खाना चाहिए। लालच ने उत्साह से कहा। यह वास्तव में जुवानयुवान की प्रगति पर बहुत गर्व था। लालच, तुमने कहा कि बहुत से लोगों ने समूह बनाकर सम्राट पर हमला किया, क्या उसके पास कोई दोस्त नहीं था जो उसकी मदद कर सके? जुवानयुवान ने पूछा। सम्राट एक अलग थलग व्यक्ति था। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन वह कभी किसी बुरे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देता था। उसने दुश्मनों की एक लंबी सूची के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। उसके लिए ऐसी प्रतिष्ठा वाला दोस्त पाना बेहद मुश्किल था, उसे किसी और की जरूरत भी नहीं थी। लालच ने सख्ती से कहा। जुवानयुवान चुप था। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल था। हर कोई किसी भी कीमत पर शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सम्राट बहुत ज्यादा खतरनाक और क्रूर युग में रहता था, इसलिए जुवानयुवान उसके कार्यों के लिए उसका न्याय नहीं कर सकता था। उसके मन में सिर्फ ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए सम्मान था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कमजोर और मासूमों को तंग नहीं किया, बल्कि बुरे दिल वालों का मजाक उड़ाया। जुवानयुवान अपने पिछले जन्म में एक भिखारी था। उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले सभी लोग उसकी नजर में संत थे, वे ऐसे लोग थे जो उसी तरह से व्यवहार किए जाने के हकदार थे। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बेटा? मैं तुम्हें बताता हूँ। ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर की बाई से सावधान रहना। वह तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है। अगर तुम्हारे पास कोई खास शक्ति नहीं होती, तो वह तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डालती। वह लड़की, येन झेलुओ, एक अच्छी लड़की थी। जब तुम कमजोर थे और तुम्हें मदद की जरूरत थी, तब उसने तुम्हारी मदद की, भले ही उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन साथ ही तुम्हारी मदद करने के लिए उसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़े। यह ऐसा था जैसे कोई अमीर व्यक्ति सड़क पर भूखे भिखारी को कुछ सिक्के दे रहा हो। इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं है। लालच की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जिसने जुवानयुवान को चौंका दिया। लालच, क्या तुम्हें कभी किसी ने धोखा दिया है? या सम्राट को उसके किसी करीबी ने धोखा दिया था? बकवास। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी के अलावा कुछ नहीं था। इसे तुम जैसे चाहो वैसे लो, बस किसी पर भरोसा करने की वजह से अपनी जान मत लो। तुम्हें मेरे जिंदा रहने की बहुत परवाह है। जुवानयुवान मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रास्ते में जुवानयुवान ने 100 और राक्षसों को मार डाला, जिससे लालच को खुशी खुशी सारा जीवन सार मिल गया। उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे रास्ते में एक और अमृत मिला। जुवानयुवान दूर एक सुरंग की ओर बढ़ रहा था। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा चमकीली घास नहीं थी, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा अंधेरा था। राक्षसों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। जाहिर है कि कोई इस रास्ते से आया था। जुवानयुवान को अचानक सुरंग से एक खतरनाक आभा आती हुई महसूस हुई और उसका दिल बैठ गया। इस तरह की जमीन में नकारात्मक ऊर्जा का वास था। यह उच्च गुणवत्ता वाले लड़ाकू पत्थरों से भरी हुई थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जुवानयुवान ने कुछ देर तक सोचा। अंडे सेने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी, इसलिए उसे और ज्यादा क्रिस्टल की जरूरत थी। जुवानयुवान जानता था कि बिना जोखिम के कोई इनाम नहीं है। उसने अपना मन बना लिया और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। यह नकारात्मक फेंग शुई वाला परिदृश्य था। यह प्राकृतिक रूप से बना था और मोह प्राणियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारे दुष्ट प्राणियों को आकर्षित करेगी। जुवानयुवान ने खुद को एक बड़ी भूमिगत घाटी के अंदर एक छोटी पहाड़ी पर पाया। जब उसने इलाके की तलाशी ली तो उसने फेंग युयू और 22 गार्ड को देखा था। समूह हजारों राक्षसों से घिरा हुआ था, जिनमें से कम 30 ड्रैगन की ताकत थी। अगर फेंग युयू का समूह थोड़ा कमजोर होता, तो वे बच नहीं पाते। जुवानयुवान का दिल दहल गया। वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लालच ने उसे रोक दिया। इतना अधीर और मूर्ख मत बनो। शांत हो जाओ। ये भूमि बहुत अजीब है, अपना दिमाग साफ करो और एक बार फिर से देखो। उसने अधिग्रहण की पुस्तक से जानकारी को याद करना शुरू किया और महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
वह स्थान वास्तव में एक घाटी थी जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। फैंग परिवार बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागता रहा, फिर भी वे हमेशा एक ही स्थान पर लौट आए। इस भूमि में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो किसी व्यक्ति की दिशा की भावना को भ्रमित कर सकते थे और उसे अंदर फंसा सकते थे। जुवान युवान इसे नोटिस करने में सक्षम था क्योंकि वह प्रभावित क्षेत्र के बाहर था। आमतौर पर भ्रम के इतने बड़े क्षेत्र का समर्थन करने के लिए लड़ाई के पत्थरों, जेड और क्रिस्टल से भरा एक बड़ा क्षेत्र होगा। वे भाग्यशाली थे। जमीन पर राक्षसों की लाशें जमीन में घुल रही थीं और उनके पैरों के नीचे कीचड़ जैसा लाल रंग का कीचड़ बन रहा था। चाहे कितने भी राक्षस मारे गए हों, हमेशा और भी राक्षस उनकी ओर बढ़ रहे थे क्योंकि वे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित थे। फेंग यूयू अपने रक्षकों को ऐसी घिनौनी भूमि पर ले जाने के लिए पछतावे से भर गई। वह असहाय महसूस कर रही थी। निराशा की कगार पर पहुंचते ही उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, लेडी फेंग, हार मत मानो और मेरे इशारे का इंतजार करो। सतर्क रहो और जब मैं काम पूरा कर लूं तो भाग जाना। तुरंत ही समूह में आशा की किरण लौट आए। यह जुवान युवान है, क्रम में रहो। हम जल्द ही यहां से निकल जाएंगे, उसने आदेश दिया। सभी पहरेदारों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि वे यहीं मर जाएंगे, लेकिन 7 रंगों वाली रोशनी पैदा करने वाला लड़का जुवान युवान उनकी मदद के लिए आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 106 खान सुरंग। स्वर्ग का भक्षण माइंड टनल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह जुवान युवान द्वारा किसी परिदृश्य के स्वभाव को बदलने का पहला प्रयास था। उसे नकारात्मक स्वभाव का समर्थन करने वाली सुरंग को खोजने और प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए लड़ाई के पत्थरों का उपयोग करके सकारात्मक स्वभाव बनाने की आवश्यकता थी। एक अन्य तरीका क्रूर बल का उपयोग करके स्वभाव को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। लेकिन जुवान युवान को यह नहीं पता था कि यह कैसे करना है। उसके पास केवल अधिग्रहण की पुस्तक के पहले अध्याय की जानकारी थी और उसने केवल 3 दिनों तक इसका अध्ययन किया था। लालच, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए। तुम्हें कुछ पता होगा, इसे उगल दो, जुवान युवान ने तत्काल कहा। आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ कि मेरा तुम्हारे साथ होना कितना बढ़िया है ना? ये बहुत आसान है। तुम्हें नकारात्मक स्वभाव का समर्थन करने वाली खदान सुरंग ढूंढनी होगी। फिर मैं इसे तोड़ सकता हूं। लड़की का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो। लालच हंसा। वह जानता था कि खदान सुरंग कहां थी, लेकिन उसने जुवान युवान की बहुत ज्यादा मदद न करने का फैसला किया। जुवान युवान को खुद के लिए बढ़ने और चीजें सीखने की जरूरत थी। जब जोखिम और नुकसान का तत्व शामिल होता तो जुवान युवान बहुत तेजी से बढ़ता। लालच को फेंग यूयू की जान बचाने की कोई परवाह नहीं थी। अधिग्रहण की पुस्तक में अधिग्रहण की आंखें नामक एक तकनीक थी। इस तकनीक से वह अलग अलग तरह की भूमि को अलग अलग स्वभाव के साथ खोज सकता था, लेकिन जुवान युवान इस बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। वह केवल पिछले 3 दिनों में अध्ययन की गई थोड़ी सी जानकारी पर निर्भर रह सकता था। उसने अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। स्थिति जितनी ज्यादा खतरनाक हो, उसे उतना ही शांत रहना चाहिए। घबराने से कभी किसी को मदद नहीं मिलती। घाटी नकारात्मक वातावरण से भर गई और राक्षस हर दिशा से घाटी की तलहटी की ओर दौड़ पड़े। क्या होगा अगर सुरंग भूमिगत हो? इसे तोड़ने में बहुत समय और प्रयास लगेगा, जुवान युवान ने बड़बड़ाते हुए कहा। हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। सब कुछ केंद्र में इकट्ठा होता है। जुवान युवान ने पलट कर देखा। घाटी से थोड़ा ऊपर एक सुरंग का द्वार था। जुवान युवान चिल्लाया, वह वहां है। बहुत होशियार हो, बेटा। मुझे लगा कि तुम घाटी के नीचे खुदाई शुरू कर दोगे, इससे पहले कि तुम्हें पता चले। लालच ने चिढ़ाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लालच, जब मैं खदान की सुरंग ढूंढूंगा तो वहां ढेर सारे क्रिस्टल और जेड होंगे। कृपया मुझे मत बताना कि तुम सब कुछ खा जाने की योजना बना रहे हो। जुवान युवान ने अपनी आंखें घुमाई। तुम मुझे ज्यादा आंक रहे हो, हा हा हा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अंडा कर सकता है। लालच ने ठहाका लगाया। ये सिर्फ एक अंडा है। जब खोल पर 9 लाल सूरज दिखाई देंगे तो ये टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसने अपनी कुल शक्ति और यादों का पूरा 9वां हिस्सा बहाल कर लिया होगा। अंडे के अंदर मौजूद जानवर की क्षमता से जुवान युवान को प्रोत्साहन मिला। जुवान युवान ने बिना समय बर्बाद किए सीधे खदान की सुरंग में प्रवेश किया।
बाहर से देखने पर पता चला कि सुरंग पूरी तरह से काली थी और अंधेरे में खून से लाल रंग की कई जोड़ी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही जुवानयुवान सुरंग में दाखिल हुआ, जीव चीखने लगे और उसकी ओर झपटे। अपने हाथ में खंजर लेकर जुवानयुवान ने सुरंग के अंदर राक्षसों के बीच से आसानी से रास्ता बना लिया। उसने राक्षसों से एक एक करके लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने स्वर्गीय ड्रैगन की धार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी क्यूई एक ड्रैगन की छवि में बदल गई जो सुरंग के अंदर गहराई तक घुस गई और उसके पास से गुजरने वाली हर चीज को मार डाला। सुरंग को रोशन करने और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुवानयुवान का स्वर्गीय स्वर्ण कवच भी सक्रिय था। सुरंग 4 मीटर ऊंची थी और ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म न होने वाला रास्ता है जो जमीन में गहराई तक फैला हुआ है। कुछ समय बाद वह अंततः सुरंग के अंत को महसूस कर सकता था। आगे घनी क्यूई थी। यह स्वभाव का स्रोत होना चाहिए था। मोह घोंसले की तरह यहाँ की हवा भी अभ्यासियों के लिए जहर थी। हालांकि इस जहर का अब जुवानयुवान पर कोई असर नहीं था। उसे पहले से कोई मारक लेने की जरूरत नहीं थी। उसकी क्यूई बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। हर बार जब कोई दानव हमला करता तो कवच अपने आप सक्रिय हो जाता जिससे उसकी शक्ति का एक छोटा हिस्सा खत्म हो जाता। अपनी शक्ति को फिर से पाने का एकमात्र तरीका था कि वह दानवों पर अपना खंजर फेंके और उन्हें खत्म कर दे। सुरंग के रास्ते में सुनहरी रोशनी फैल गई और खून बहता रहा। सुरंग जल्द ही जमीन पर खून की एक छोटी सी धारा से भर गई। जुवानयुवान को रोका नहीं जा सका। वह सुरंग में 3 मील की यात्रा कर चुका था और अनगिनत राक्षसों को मार चुका था। जुवानयुवान जानता था कि लालच ने पहले से ही 10 अमृत इकट्ठा करके अपनी अंगूठी के अंदर जमा कर रखे थे। जब वह इस बात का आनंद ले रहा था कि वह कितनी आसानी से आगे बढ़ रहा है, तो 6 जबरदस्त हमले उसकी ओर बढ़े। उनमें से प्रत्येक में कम से कम 100 ड्रैगन की ताकत थी। जुवानयुवान चौंक गया और उसने तुरंत बचने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन के कदम का इस्तेमाल किया। उसकी त्वरित सजगता ने उसे 3 हमलों से बचने की अनुमति दी, लेकिन वह अभी भी अन्य 3 से मारा गया। हमलों से बचाव के लिए कवच ने उसकी 60% क्यूई को खा लिया। उसकी रक्षा के लिए चमकती हुई चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ जुवानयुवान स्पष्ट रूप से उन दुश्मनों को देख सकता था जिन्होंने उस पर हमला किया था। वे बेहद तीखे पंजों वाले शल्कों से ढके हुए थे और उनकी पीठ से शल्कों वाले पंखों की एक बड़ी जोड़ी निकली हुई थी। वे यक्ष थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक बार फिर स्वर्गीय ड्रैगन का वार किया और अपना खंजर यक्षों में से एक पर फेंक दिया। इसका जीवन सार अत्यंत शक्तिशाली था जो उसकी ऊर्जा को पुनः भरने में बहुत सहायक था। जुवानयुवान को जल्दी से झुकना पड़ा, मुश्किल से अपने सिर पर निशाना साध रहे आने वाले पंजों से बच पाया। अपनी कमर को मोड़कर उसने अपना खंजर हमलावर यक्ष के धड़ में घुसा दिया। इसके साथ ही उसने दूसरे यक्ष को भी मार गिराया। एक और यक्ष ने अपने पंख फैलाए और जुवानयुवान की ओर उड़ गया। उसने यक्ष के सड़ते हुए शरीर को पकड़ लिया जिसे उसने ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अभी अभी पानी से लथपथ किया था, लेकिन सड़ी हुई लाश तुरंत ही पंजों से छिद गई। जुवानयुवान ने जल्दी से यक्ष की बांह पकड़ ली जिससे पंजे रुक गए और एक और तरल गति के साथ उसने अपने खंजर से यक्ष की आंखों के बीच में वार किया। अब केवल 3 ही बचे थे, लेकिन वे एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जुवानयुवान जानता था कि उसका कवच कुल 600 ड्रैगन की ताकत का सामना कर सकता है। इससे ज्यादा कुछ भी उसकी लड़ाई की क्यूई को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उसके कवच को बेकार कर देगा। वह उन्हें तैयार होने का मौका नहीं दे सकता था। अचानक तेजी से जुवानयुवान ने बचे हुए यक्षों की ओर छलांग लगाए और उन्हें संगठित होने से पहले ही मार डाला। जब उसने उन्हें खत्म किया तो एक अमृत धीरे धीरे जमीन पर गिरा। बुरा नहीं है, ये खदान का केवल 5वां स्तर है। आमतौर पर यक्ष केवल 6ठे स्तर पर दिखाई देने लगेंगे, लालच ने खुशी से कहा। जुवानयुवान जानता था कि लालच की भूख अंतहीन थी। 1000 से ज्यादा जीवों के जीवन सार के साथ भी लालच अभी भी और अधिक के लिए भूखा था। मैं अब अंडे के साथ सार साझा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें अब से कड़ी मेहनत करनी होगी, बेटा। जुवानयुवान क्रोधित हो गया। उसे अंतहीन कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मालिक हूं या तुम मालिक हो? उसने मन ही मन चिल्लाया। बेशक आप मालिक हैं, लालच सूखी हंसी हंसा। ये याद आने के बाद कि फेंग यूयू उसका इंतजार कर रहा था, जुवानयुवान ने बहस करना बंद कर दिया और सुरंग में और आगे बढ़ गया। अगले मील में उसे एक भी प्राणी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि जब वह लड़ रहा था तो उसने सुरंग के अंदर मौजूद सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अचानक सुरंग चौड़ी होने लगी और अंततः 50 मीटर चौड़ी खदान में खुल गई।
यह जेड और संघनित क्यूई से भरी हुई थी। क्यूई से हवा भर जाने के कारण खदान मंद रूप से चमक रही थी। वहां बड़ी संख्या में लाशें थीं जो जमीन पर बिखरी हुई थीं। उनमें से कुछ ने आंतरिक शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि वह अमीर बनने जा रहा है। जाहिर है, लालच के मन में भी यही ख्याल था। अद्भुत, अद्भुत। बेटा, अंडे को खदान के बीच में फेंक दो। हम दोनों इस खदान से क्यूई के हर औंस पर दावत उड़ाने जा रहे हैं। अभी करो, जल्दी करो वरना फैंग यूयू मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 107 स्वभाव नष्ट हो गया। स्वर्ग का भक्षण। स्वभाव नष्ट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक प्राकृतिक जेड खदान है। यहाँ जेड की गुणवत्ता अलग अलग होगी, लेकिन जेड की बड़ी मात्रा मदद करेगी। जल्दी करो बेटा, अगर तुम यहाँ अभ्यास करोगे तो तुम भी चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ोगे। लालच उत्साह से चिल्लाया। वह एक भिखारी की तरह था जो अभी अभी सोने की खदान पर ठोकर खाई थी। जुवान युवान की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसकी मानसिकता अभी भी पिछले जन्म के भिखारी जैसी थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अंडा निकालते हुए खदान में कूद गया। अंडा अभी भी बदसूरत स्याही के काले रंग का था, लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो अंडा हिलने लगा। जुवान युवान को अंडे को पकड़ना मुश्किल लग रहा था। उसने तुरंत अंडे को खदान के बीच में रख दिया, क्योंकि यही क्यूई सबसे ज्यादा संघनित थी। जब तक वह जमीन को छू सकता था, अंडा अपने आसपास के जेड से क्यूई को खाना शुरू कर देता था। चमकीले और शानदार जेड तेजी से फीके और फीके पड़ने लगे, जिससे जुवान युवान चौंक गया। बेटा, उस जानवर को सब कुछ मत दो, मुझे भी कुछ दो, जल्दी करो। अगर तुम बहुत धीमे होगे तो ये सब कुछ खा जाएगा। लालच घबराहट में चिल्लाया। जुवान युवान ने लापरवाही से खंजर को जमीन में घोंप दिया। फिर वह वहां बैठ गया जहां क्यूई सबसे ज्यादा केंद्रित थी और भक्षण तकनीक का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, नसें और मज्जा सभी भूखे जानवरों में बदल गए। उसका शरीर उसके नीचे मौजूद जेड के अंदर जमा क्यूई की बड़ी मात्रा को निगलने लगा। जुवान युवान ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर शिथिल हो गया है और उसकी ताकत बढ़ रही है। जेड खदान के बाहर, उसे हवा से अशुद्ध क्यूई निकालने की जरूरत थी जिसे फिर शुद्ध करना था। उसके बाद ही वह अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि जेड खदान के अंदर, वह बिना ज्यादा मेहनत के शुद्ध क्यूई की अंतहीन धारा को अवशोषित कर सकता था। उसने स्वर्गीय ड्रैगन तकनीक मज्जा को परिष्कृत करने का तरीका पढ़ना शुरू कर दिया। वह पहले से ही स्वर्गीय ड्रैगन के रूप का आदी हो चुका था। अब उसे स्वर्गीय ड्रैगन के रूप को हड्डियों और मज्जा में उकेरने की जरूरत थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी अस्थियां छोटे छोटे ड्रैगन में बदल रही थी। उसने मोती को सक्रिय किया और बढ़ी हुई गति से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत भी उतनी ही आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही थी। जुवान युवान को आखिरकार बड़ी मात्रा में लड़ाकू जेड और क्रिस्टल के साथ अभ्यास करने का लाभ पता चला। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें शानदार वस्तुएं माना जाता था जिनमें हर अभ्यासकर्ता की दिलचस्पी थी। तारांकन 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 तारांकन। मेरी महिला, हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मास्टर जुवान युवान शायद समय पर न पहुंच पाए। हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपनी सारी गोलियां लगभग खाली हैं। मैं सिर्फ 1 घंटा और ही टिक सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राक्षस उन लोगों के खून से आकर्षित होते हैं जिन्हें हम मारते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग परिवार के पहरेदार आधे दिन की लड़ाई के बाद हताश हो चुके थे। फैंग यूयू की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और कुछ देर रुकने के बाद कहा, थोड़ी देर और रुको। वे घने, काले कोहरे से घिरे हुए थे। वे दूर तक देखने में असमर्थ थे। वे केवल एक ही चीज देख सकते थे, वह था लाल आंखों का अंतहीन समुद्र जो उन्हें घूर रहा था। हालांकि राक्षस और करीब नहीं आ पाए। फैंग यूयू का प्लेन वाटर फॉर्मेशन उनका बचाव कर रहा था। जब राक्षस पास आते तो वे मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते। जमीन खून और दानव अमृत से भरी हुई थी, लेकिन अमृत इकट्ठा करने का समय नहीं था।
उन्हें गठन को सक्रिय रखने पर ध्यान केंद्रित करना था। मेरी मालकिन, मैं थक गया हूं। मेरे पास सिर्फ 3 ताकत बढ़ाने वाली गोलियां बची हैं। क्या हम वाकई यहां मर जाएंगे? एक गार्ड का आत्मविश्वास खत्म हो रहा था। जुवानयुवान 2 घंटे पहले ही निकल चुका था। क्या यह संभव है कि मास्टर जुवानयुवान को भी ऐसी ही जमीन का टुकड़ा मिला हो? हो सकता है कि वह बचकर न निकल पाए। मास्टर जुवानयुवान में बहुत प्रतिभा है, लेकिन वह अभी भी एक जंगली योद्धा है। केवल एक शक्तिशाली मास्टर जो परिदृश्यों का जानकार है, वह भूमि के स्वभाव को नष्ट कर सकता है। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हर बीतता हुआ मिनट उनके लिए यातना जैसा था। उन्हें उम्मीद दी गई थी, लेकिन हर सेकंड अनंत काल जैसा लग रहा था। फेंग यूयू भी थक गया था। लेकिन इससे पहले कि उनका मनोबल पूरी तरह टूटता, काली धुंध छंटने लगी। उन्हें घेरने वाले राक्षस बेचैन होने लगे। वह सफल हुआ, फेंग यूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे जीत का एहसास हुआ, क्योंकि वह जुवानयुवान पर भरोसा करती रही। उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, अपनी स्थिति बनाए रखो। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोहरा पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, और फिर हम लड़ाई करके बाहर निकल सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना मन एकाग्र किया। तलवारों की अनेक तरंगों से एक विशाल झरना निर्मित हुआ, जिसने दर्जनों राक्षसों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। वे राक्षस बुद्धि विकसित करने लगे थे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली नहीं था। जब स्वभाव नष्ट हो गया, तो नकारात्मक ऊर्जा भी बिखर गई। राक्षसों को एहसास हो गया कि जिस ऊर्जा ने उन्हें पहले आकर्षित किया था, वह गायब होने लगी थी। चूंकि ऊर्जा बिखर रही थी, इसलिए राक्षस भी वहां से जाने लगे, उस सुरंग की ओर जहां जुवानयुवान था। अगर स्वभाव की शक्ति न होती, तो ज्यादातर राक्षस अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए क्यूई युक्त खदान सुरंगों के अंदर रहना पसंद करते। यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। हालांकि विभिन्न मोह प्राणियों के बीच क्षेत्र को लेकर कई संघर्ष हुए। इसलिए कई मोह प्राणी सुरंगों के अंदर मोह प्राणियों को नाराज करने से बचते थे। आधे घंटे में ही बहुत से राक्षस सुरंग के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ बहादुर राक्षस पहले ही सुरंग में घुस चुके थे। अचानक सुरंग के अंदर मौजूद राक्षस चीखने चिल्लाने लगे, जिससे बाकी राक्षसों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने फेंग परिवार पर अपने हमले बंद कर दिए और उन्मत्त अवस्था में चले गए। फेंग यूयू और उसके रक्षकों को अनदेखा करते हुए वे सभी सुरंग के अंदर भागने लगे। फेंग यूयू आखिरकार शांत हो गया। दर्जनों दानव अमृत बचे थे, जो भीषण युद्ध के अवशेष थे। उन्होंने धीरे धीरे सभी अमृत एकत्र किए, इससे पहले कि फेंग यूयू चिल्लाया, जल्दी करो। मास्टर जुवानयुवान की मदद करो। वह स्वभाव को नष्ट करने के लिए सुरंग के अंदर गया होगा। इसी बात ने राक्षसों को नाराज किया होगा। वह तुरंत बाकी पहरेदारों को सुरंग की ओर ले जाने लगी। वहां 18 पहरेदार बचे थे, लेकिन वे अंदर घुस रहे राक्षसों के झुंड के कारण करीब नहीं पहुंच पाए। मेरी महिला, हम आगे नहीं जा सकते। उनमें से बहुत सारे हैं। मुझे डर है कि मास्टर जुवानयुवान बर्बाद हो जाएगा। हमें जाना चाहिए, इससे पहले कि हम भी वही भाग्य साझा करें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मेरी महिला। वह अकेला है और इतने सारे राक्षसों के सामने टिक नहीं पाएगा। यह मेरी गलती है। ये सब मेरे निर्णय के कारण हुआ। फेंग यूयू ने अपने अपराध को दूर करने के लिए एक राक्षस का सिर कुचल दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जुवानयुवान ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन राक्षसों के झुंड के साथ सुरंग के अंदर फंस गया था। मृत या जीवित, मैं उसका शरीर देखने के बाद जानूंगी। बाहर सभी राक्षसों को मार डालो और बिजली के ताबीज से रास्ता साफ करो। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अपनी थकावट के बावजूद पहरेदार पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार वे जुवानयुवान की वजह से अभी भी जीवित थे। उनमें से कई को संदेह था कि उनकी युवा महिला लड़के से प्यार करने लगी है। वे सभी अपने हाथों में बिजली का ताबीज पकड़े हुए थे और उन्होंने एक ही समय में उन सभी को सक्रिय कर दिया। सामने के राक्षस तुरंत नष्ट हो गए। फेंग यूयू के नेतृत्व में वे सुरंग में गहराई तक घुस गए। मास्टर जुवानयुवान, मेरा इंतजार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 108 जंगली क्षेत्र पूरा हुआ। स्वर्ग का भक्षण जंगली क्षेत्र पूरा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग यूयू अपराध बोध से ग्रस्त था। सुरंग के अंदर रहते हुए जुवानयुवान कभी इतना खुश नहीं हुआ था। जेड खदान की घनी क्यूई के अंदर जाने पर उसका अभ्यास 10 गुना बढ़ गया था। वह स्वर्गीय ड्रैगन तकनीक का उपयोग करके अभ्यास करता रहा।
वह अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता रहा, जितना ज्यादा वह मुक्का मारता उतना ही वह एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसा दिखता। प्रत्येक मुक्का के साथ हाथों और पैरों में मज्जा को परिष्कृत किया जा रहा था। तरल धातु की तरह उन्हें फिर छोटे ड्रैगन में ढाला गया, जो जुवानयुवान की हड्डियों के अंदर से दहाड़ रहे थे। वह जंगली क्षेत्र की पूर्णता तक लगभग पहुंच चुका था। अपनी रीढ़ की हड्डी में निहित मज्जा को परिष्कृत करने के बाद वह जंगली क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगा। उसकी ताकत 108 ड्रैगन से बढ़कर 180 ड्रैगन हो गई थी, एक चौंकाने वाला सुधार। उसकी ताकत कुछ सबसे शक्तिशाली राजा क्षेत्र सेनानियों के बराबर थी। वह अपने शरीर के अंदर जितनी क्यूई जमा कर सकता था, वह बहुत बढ़ गई थी। जेड खदान के अंदर अभ्यास करने से पहले वह अपनी क्यूई के खत्म होने से पहले 600 ड्रैगन की आक्रमण शक्ति का सामना करने में सक्षम था। अब वह अपनी क्यूई के खत्म होने से पहले 1000 ड्रैगन की आक्रमण शक्ति का सामना कर सकता था। खदान पहले तो हल्की गर्म और ताजगी भरी रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन अब वह रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। अंडे के चारों ओर धूसर रंग के पाउडर का एक बड़ा घेरा था। जुवानयुवान ने अंडे को घूर कर देखा। खोल पर मुट्ठी के आकार का एक गोल लाल निशान बन गया था। जुवानयुवान चिल्लाया, क्या ये लाल सूरज का निशान है? ये सही है। कुछ दिन पहले आपने जो 600 जिन क्रिस्टल खरीदे थे, उन्होंने इसकी रिकवरी में तेजी लाने में मदद की। इसलिए यह इतनी तेजी से क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम है। 600 जिन क्रिस्टल 6 मिलियन जिन शीर्ष श्रेणी के जेड के बराबर थे। इस खदान में शायद 100 मिलियन जिन शीर्ष श्रेणी के जेड थे और उस क्यूई ने पहला लाल सूरज का निशान बनाया। लालच के स्पष्टीकरण ने जुवानयुवान को और भी परेशान कर दिया। केवल एक निशान दिखाई दिया। उसे अभी भी और दिखाई देने थे, लेकिन यह इसका अंत नहीं था। लालच ने कहा, प्रत्येक निशान को दिखाई देने के लिए अधिक क्यूई की आवश्यकता होगी। तुम्हें और भी अधिक मेहनत करनी होगी, बेटा। हमें भूखा मत रहने दो। लालच, तब तुम्हारी प्रगति कैसी थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ यादों की उत्पत्ति के साथ ग्रैंडमास्टर दायरे के शिखर पर पहुंच सकते हो? उन सभी जेड के साथ तुम शायद शाही दायरे तक पहुंच गए हो, है ना? जुवानयुवान सिर्फ लालच की बातें सुनकर थक गया था। आपकी इच्छा, यादों की उत्पत्ति कमोबेश मेरी रिकवरी की गति को सीमित करती है। जब तक कि मुझे अवरोध को तोड़ने के लिए प्रचुर मात्रा में क्यूई तक पहुंचना हो, मैं केवल ग्रैंडमास्टर दायरे की पूर्णता में कदम रख सकता हूं। लालच ने उपहास किया। यही है। ये बहुत सारी क्यूई थी। जुवानयुवान ने अपनी आंखें घुमाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अपनी बात पूरी करने का भी समय नहीं मिला था कि राक्षस सुरंग से नीचे खदान में कूद पड़े और पागलों की तरह चीखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे बस अपनी मौत की ओर भाग रहे थे, जुवानयुवान ने सोचा। उसने अपना पवन आत्मा भाला निकाला और राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। ताकत में 72 ड्रैगन की वृद्धि के साथ राक्षस जुवानयुवान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसे लगातार उनकी क्यूई को अवशोषित करने के लिए खंजर की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक भंवर है, जो लगातार क्यूई को अपनी ओर खींच रहा है। अब जब वह जंगली क्षेत्र के पूरा होने पर पहुंच गया था, तो उसकी गति और ताकत में तेजी से सुधार हुआ था। जुवानयुवान ने पवन आत्मा भाले से राक्षसों का वध करना जारी रखा। वह एक बवंडर की तरह घूम रहा था, हर कोण से उस पर हमला करने वाले राक्षसों से खुद को बचा रहा था। जब उसने अपने हमलों के साथ अपनी लड़ाकू क्यूई को छोड़ा, तो ये झील की सतह पर एक लहर की तरह था। सैकड़ों राक्षस हवा में उड़ गए और टुकड़ों में कट गए। खून सुरंग के बीच में बह रहा था, जिससे एक पोखर बन गया जहां अंडा रखा हुआ था। खून में राक्षसों का जीवन सार था, जिसे अंडे ने तुरंत अवशोषित कर लिया। बेटा, और तेज मार डालो। क्यूई और जीवन सार को एक साथ खाना सबसे अच्छा है। और तेज। लालच जुवानयुवान को तेजी से मारने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह बिना किसी थकान के पूरे 6 घंटे तक लड़ता रहा। जब उसने आखिरकार आखिरी राक्षस को मार डाला, तो उसकी ताकत 190 ड्रैगन की ताकत पर आकर रुक गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी का 1/4 हिस्सा परिष्कृत हो चुका था। खंजर पर अब कोई जंग नहीं दिख रही थी। यह अब एक मंद काली रोशनी से चमक रहा था। खदान में क्यूई बहुत पतली हो गई और चमक गायब हो गई। जुवानयुवान ने देखा कि उन्होंने जेड खदान से क्यूई की हर बूंद चूस ली थी। उसने अंडे पर लाल सूरज के निशान को देखा और आह भरी, दो खून चूसने वाले कमीने। उसने लगभग 8000 राक्षसों को मार डाला और 100 दानव अमृत इकट्ठा किए। उसने अंडे को वापस अपनी अंगूठी में डाल दिया, खंजर उठाया और घूम गया।
अचानक उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक छाया दिखाई दी। फेंग यूयू राक्षस के खून से लथपथ थी और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने जुवानयुवान को देखा, उसका चेहरा चमक उठा। मास्टर जुवानयुवान, कितना बढ़िया, आप जीवित हैं। तभी फेंग यूयू और उसके रक्षकों को एहसास हुआ कि खदान लाशों से भरी हुई थी, जिसने एक छोटा पहाड़ बना दिया था। वे अवाक रह गए। केवल 6 रक्षक ही जीवित बचे थे। जो बचे थे, वे सभी लगातार लड़ाई के माध्यम से राजा के दायरे में आ गए थे। क्या, मास्टर जुवानयुवान, आपने इन सभी राक्षसों को अकेले ही मार डाला? अविश्वसनीय, उनमें से एक ने चौंक कर कहा। यह प्रभावशाली है। कम से कम 5000 राक्षस हैं। नहीं, उससे भी ज्यादा। आपने ये कैसे हासिल किया, मास्टर जुवानयुवान? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर जुवानयुवान ने 7 रंगों वाली रोशनी पैदा की। बेशक वह ऐसा कर सकते हैं। जुवानयुवान को पता था कि फेंग यूयू उसके बारे में बहुत चिंतित होगी। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और सुरंग की ओर छलांग लगा दी। जब वह पहुंचा तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। मुझे लगा कि तुम्हें मार दिया गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही थी। जुवानयुवान को अचानक अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी उंगलियों से उसके खून से सने बालों को सहलाया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैं महान जुवानयुवान हूं, मुझे राक्षसों द्वारा नहीं मारा जा सकता। सब ठीक है, रोना मत। लोग सोचने लगेंगे कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। उसने अचानक उसे दूर धकेल दिया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा भी लाल था। बेवकूफ मत बनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए रोई नहीं। तुमने हमें बचाया, इसलिए हम तुम्हें बचाने यहाँ आए हैं। अगर तुम ठीक हो, तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। हा हा हा, छोटी लड़की शर्मिंदा है। बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। लालच ने जुवानयुवान को चिढ़ाते हुए कहा। बकवास बंद करो। जुवानयुवान ने लालच को जवाब दिया, क्योंकि वह सुरंग से बाहर फेंग यूयू का पीछा कर रहा था। जहां भी उन्होंने देखा, वहां राक्षसों की लाशें थीं। उन्होंने युद्ध में मारे गए रक्षकों के अवशेष एकत्र किए। उन्हें खदान से बाहर लाना असंभव था, इसलिए उन्हें उन्हें यहां छोड़ना पड़ा। उन्होंने जल्दी से रक्षकों के अवशेषों को दफना दिया। इन सब के बाद वे वास्तव में थक गए थे। वे सभी थककर फर्श पर गिर पड़े। हमें अपना मिशन पूरा करने से पहले अभी भी लगभग 20 जिन क्रिस्टल की आवश्यकता है। आपका क्या ख्याल है? फेंग यूयू ने पूछा। मेरे पास जेड के 100 जिन हैं, लेकिन मुझे अभी भी क्रिस्टल के 50 जिन खोजने हैं। क्या किसी को पता है कि क्रिस्टल की खदानें कहाँ हैं? जुवानयुवान ने कंधे उचका दिए। फिर उसने उन लोगों को 20 जिन क्रिस्टल दिए जो उसने उस समूह से लिए थे जिसने उस पर हमला किया था। मुझे ये क्रिस्टल पहले मिले थे। इन्हें ले लो और खदान से निकल जाओ। मैं क्रिस्टल की खदान की तलाश में जाना चाहता हूँ। फेंग यूयू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जुवानयुवान को अपने मिशन के लिए 50 जिन क्रिस्टल की जरूरत थी। उसने कहा, तुम कहाँ देखने जा रहे हो? हमने अपने मिशन के 10 दिनों में से सिर्फ 1 दिन का इस्तेमाल किया है। हमें साथ चलना चाहिए। नहीं, वापस जाओ। बहुत से ताकतवर लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ा दोगे। उसने एक आखिरी मुस्कान दी और फिर चला गया। फेंग यूयू ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। एक दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 109 आस्म खतरा। स्वर्ग का भक्षण, आस्म खतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि लड़की फेंग यूयू मोहित हो गई है? कितना भाग्यशाली लड़का है। मैं कहूंगा, तुम में उसकी दिलचस्पी सबसे मासूम किस्म की है। बाई के विपरीत, वह लाभ और हानि की गणना नहीं करती है। लालच की हंसी जुवानयुवान के दिमाग में गूंज उठी। चुप रहो, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। जुवानयुवान नाराज था। वह फेंग यूयू से बचना चाहता था। अगर वे साथ होते, तो ऐसी बातें होती जो वह उसे कभी नहीं बता पाता। वह अपने खूबसूरत गुरु झेलू को बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके पूर्वी राजवंश में जाना चाहता था। इस बीच वह किसी और रिश्ते पर विचार नहीं करेगा। दूसरी ओर, उसके दुश्मन निश्चित रूप से इस परीक्षण का उपयोग उसे मारने के अवसर के रूप में करेंगे। अगर फेंग यूयू ने उसका पीछा किया, तो वे निश्चित रूप से उसे भी मार देंगे। यह माइंड टेस्ट किसी को बिना किसी दोष के मारने का सही अवसर था। बेटा, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम लोगों के दिलों के बारे में ज्यादा नहीं समझते।
मैं आसानी से बता सकता हूं कि कौन सी महिला सच्ची है और कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बेशक बाय कई मायनों में फेंग यूयू से बेहतर है, लेकिन वह किसी भी चीज से ज्यादा मुनाफे को महत्व देती है। जब तुम खतरे में हो तो वह तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं हो सकती, लेकिन फेंग यूयू जरूर करेगी। लालच ने अपना कभी न खत्म होने वाला भाषण फिर से शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ, क्या आपने कभी पेशेवर मैचमेकर बनने के बारे में सोचा है? जुवान युवान ने जोरदार तरीके से पूछा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम्हें उन महिलाओं से सावधान रहना चाहिए जिनके साथ तुम नजदीकियां बढ़ाते हो। अपने आप को उनके द्वारा इस्तेमाल न होने दो। अंत में तुम्हें इसका पछतावा होगा। लालच ने सूखी हंसी हंसी और गंभीर स्वर में जुवान युवान को चेतावनी दी। क्या अतीत में किसी महिला ने तुम्हारा इस्तेमाल किया था, या सम्राट ने? जुवान युवान ने अधीरता से चिढ़ाते हुए कहा। लालच तुरंत शांत हो गया, जिसने जुवान युवान की गपशप करने की इच्छा को उत्तेजित किया। इसलिए उसने कहा, तो मैं सही था। तुम इंसान भी नहीं हो, तो कोई महिला तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती है? शायद ये सम्राट है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था, किसी के लिए उसे धोखा देना मुश्किल रहा होगा। मुझे नहीं पता तुम में से कौन किसी महिला द्वारा धोखा दिया गया था। जुवान युवान लालच को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जुवान युवान की योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। बूढ़ी लोमड़ी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि जमीन पर बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। जमीन और हवा की प्रकृति के कारण यहाँ के पत्थर जहरीले थे। वे आध्यात्मिक उपकरणों को ऐसे भेद सकते थे जैसे वे कागज हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैदान चमकती घास से ढका हुआ था, जिससे वह दूर तक धुंधला धुंध देख पा रहा था। वहां कई खदान सुरंगें थीं जो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थीं। हर सुरंग में नकारात्मक हवा भरी हुई थी और उनमें से हर एक का अपना अनूठा परिदृश्य था। जुवान युवान सबसे नजदीकी खदान सुरंग के पास पहुंचा। वह अपने स्वयं के अवलोकन से आश्चर्यचकित था। इन परिदृश्यों की शक्ति भ्रम की प्रवृत्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। यह पागलपन है। रत्नविज्ञानी इतने शक्तिशाली थे। यदि मैं अधिग्रहण की पुस्तक का अध्ययन करता हूं, तो मैं परिदृश्यों की शक्ति का उपयोग करके एक पूरी सेना को नष्ट कर सकता हूं, बिना एक भी लड़ाई लड़े। बेशक परिदृश्य क्यूई के एक बड़े संचय द्वारा बनाए गए थे और पृथ्वी की शक्ति मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसलिए आपको अधिग्रहण की पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तुम सौभाग्य से धन्य हो, बेटा, अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में आती रहती हैं। लालच ने धीरे से समझाया। मुझे बताओ, क्या ये तुम थे या सम्राट को छोड़ दिया गया था? जुवान युवान हंसा, जिसने लालच को फिर से चुप करा दिया। रास्ते में उसे कई राक्षसों की लाशें दिखीं, शायद कोई पहले भी यहां से गुजरा होगा। वह धीरे धीरे सबसे बड़ी खदान सुरंगों में से एक के पास पहुंचा। सुरंग के करीब पहुंचने पर उसे हिंसक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने अंदर देखा। प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी घाटी थी जो नीचे तक फैली हुई थी। यह एक हिंसक हवा से घिरी हुई थी, जिसने बड़ी संख्या में राक्षसों को आकर्षित किया। घाटी के अंदर प्रदर्शन पर कई लड़ाकू पत्थर रखे हुए थे। यहां तक कि सबसे छोटा पत्थर भी एक मानव सिर के आकार का था। जुवान युवान को सहज रूप से पता था कि अगर वह और गहराई में जाएगा तो पत्थरों की गुणवत्ता अविश्वसनीय होगी। हालांकि राक्षस सामान्य राक्षसों से लगभग दोगुने आकार के थे। उनके शरीर बड़ी भयावह मांसपेशियों से ढके हुए थे और उन्हें भयावह रूप से तीखे पंजों के एक सेट से खत्म कर दिया गया था। उनकी आंखें पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, केवल खून की प्यास बची थी। उन सभी में कम से कम 80 ड्रैगन की ताकत थी और उनकी संख्या कम से कम 3000 थी। जुवान युवान ने भूमि की फुंग शुई को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पागलपन का स्वभाव। उन पागल राक्षसों को हराना और पत्थरों को निकालना असंभव होगा। तभी उसे घाटी के बिल्कुल बीच में यक्ष दिखाई दिए। वे उन यक्षों से दुगुने ताकतवर थे जिनसे उसने पहले लड़ा था। उनके पंख बाहर की ओर फैले हुए थे और उनके शल्क छोटे तीखे चाकुओं की तरह सीधे खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें करीब 180 ड्रैगन की ताकत थी। घाटी में 50 से ज्यादा यक्ष थे। जब जुवान युवान पागल मोह प्राणियों से लड़े बिना पत्थरों को निकालने के संभावित तरीकों के बारे में सोच रहा था, तभी दो प्रचंड शक्तियां उसकी ओर दौड़ पड़ी। हम लड़के को नहीं ढूंढ पाए। शायद बड़े भाई हुताओं ने हमें गलत जानकारी दी हो। उनमें से एक आदमी ने भौहें सिकोड़ी। वह एक हट्टा कट्टा आदमी था। वह न्यू लॉन्ग था, मेरिट की सूची में 30वें स्थान पर था। ऐसा नहीं हो सकता, वह ज्यादातर समय चलता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह रुक गया है। हम करीब आ रहे होंगे।
दूसरे आदमी के चेहरे पर खतरनाक आभा थी। वह एक शिकारी की तरह मुस्कुरा रहा था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा था। उसे अपने शिकार को पकड़ने का पूरा भरोसा था। ठीक है, लड़के ने वास्तव में मेरे परिवार के युवा गुरु को मार डाला। उसने सोचा कि हम बदला लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसके पास केवल फंगली का समर्थन है। नू परिवार को कई सच्चे शिष्यों और बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त है। फंगली द्वारा अनुशंसित एक भी शिष्य कभी जीवित नहीं बचा है। वह भी नहीं बचेगा, नू लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक कमीना है जो सच्चे शिष्यों के बीच होने वाले झगड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसे थोड़ी शक्ति मिल गई है। भले ही हम उसे न मारें, लेकिन सच्चे शिष्य हमारे लिए ऐसा करेंगे। उसके पास अनगिनत उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरण हैं। हम उसे मारने के बाद पुरस्कार साझा करेंगे। उसने 7 रंगों वाली रोशनी पैदा की। अगर हम उसे मार सकते हैं, तो ये साबित होगा कि हमारे पास बेहतर क्षमता है और इससे हमारे अभ्यास को लाभ होगा। हम अब उसके करीब पहुंच रहे हैं। हमें उसे एक ही वार में मारना होगा। ली शा और नू लॉन्ग दोनों ही पीक किंग के योद्धा थे। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, उनकी आंखों से खतरनाक रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे वे जुवान युवान के पास पहुंचे, लेकिन जुवान युवान आसन खतरे से पूरी तरह अनजान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 110 भगोड़ा। स्वर्ग का भक्षण भगोड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवान युवान ने सीधे सामने देखा और सभी हिंसक पागल मोह प्राणियों के बीच से कुछ लड़ाकू पत्थर निकालने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? डिस्प्लेस हेलमेट किसी विवाद के बीच में उतना कारगर नहीं होगा। मुझे यक्षों द्वारा देखा जा सकता है जो मुझे गंभीर खतरे में डाल देगा, लेकिन इनाम में उच्चतम गुणवत्ता वाले पत्थर मिलेंगे। तभी उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसे लगा कि उसके पीछे से कोई खतरा आ रहा है। वह आगे बढ़ा और तुरंत अपना हेलमेट सक्रिय कर दिया। एक बहरा करने वाले विस्फोट के साथ हर जगह मलबा उड़ गया। जिस जगह पर कुछ सेकंड पहले जुवान युवान खड़ा था, वह 7 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। वह जल्दी से शांत हो गया और उसने 2 लोगों को देखा। दोनों ही पीक किंग फाइटर थे, जो उच्च श्रेणी के पृथ्वी के उपकरण ले जा रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास 200 से अधिक ड्रैगन की ताकत थी। वह बहुत तेज है, नू लांग ने टिप्पणी की। वह एक ड्रैगन हेड हैमर ले जा रहा था जिसका वजन 1000 जिन था। आम लोग इसे उठा भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसने इसे ऐसे घुमाया जैसे ये कोई खिलौना हो। नू लांग के बगल में ली शा एक तलवार पकड़े हुए था जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। इसे स्वर्गीय आग की तलवार नाम दिया गया था। तलवार की गर्मी में चट्टान को लावा में बदलने की शक्ति थी। भागने की कोशिश मत करो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास धूल रहित हेलमेट है। ली शा ने एक दर्पण निकाला, रहस्योद्घाटन का दर्पण, और उसमें अपनी क्यूई इंजेक्ट की। दर्पण से एक प्रकाश चमका और 10 मीटर चौड़ा क्षेत्र रोशन हो गया। आप अभी भी अपनी आभा नहीं छिपा सकते। दोनों आदमी हवा में उछल पड़े। शीशे की रोशनी में जुवान युवान का ठिकाना उजागर हो गया। वह इन दोनों से छिप नहीं सका। लालच। उनकी चालों को रोकने के लिए क्यूई को अवशोषित मत करो। मेरे पास इससे निपटने की एक योजना है। जुवान युवान ने अपना मन बनाया और अपने जूते सक्रिय कर दिए। वह शक्तिशाली राक्षसों से भरे हुए उस स्थान पर हमला कर दिया। बच्चा भागना चाहता है, उसका पीछा करो। यह स्वभाव खतरनाक है, लेकिन राक्षसों में हमारी तरह उड़ने की शक्ति नहीं है। हा हा हा, ली शाह हंसा। फिर वह और नू लॉन्ग जल्दी से जुवान युवान के पीछे सुरंग में चले गए। जुवान युवान जंगली क्षेत्र के लगभग पूर्ण समापन पर पहुंच चुका था। केवल रीढ़ की हड्डी का मज्जा अभी तक परिष्कृत होना बाकी था, इसलिए वह शिखर राजा क्षेत्र के लड़ाकों जितना ही तेज था। लेकिन नू लॉन्ग और ली शा के पास भी गुणवत्ता वाले जूते थे जो उनकी गति में सहायता करते थे, इसलिए उनसे बच निकलना आसान नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सावधान रहना बेटा, उन्हें अपने 10 मीटर के भीतर मत आने देना, नहीं तो वे राक्षस तुम्हें देख लेंगे और वे तुम्हें चीर देंगे। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लालच। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक शानदार शो देखने का इंतजार कर रहा हो। क्या तुम ग्रैंडमास्टर दायरे के शिखर तक नहीं पहुंचे? बस जाओ और उन दोनों को मार डालो। जुवान युवान अधीर था। यह प्रशिक्षण के लिए एकदम सही मौका है। मैं हर चीज में आपकी मदद नहीं कर सकता। लालच ने ठहाका लगाया। तुम्हारी ट्रेनिंग को नरक में डाल दो। जिस क्षण जुवान युवान ने स्वभाव में कदम रखा, वह एक हिंसक दुष्ट क्यूई द्वारा मारा गया।
जब नू लोंग और ली शा ने उसका पीछा किया तो दुष्ट क्यूई की शक्ति उनकी ओर बढ़ गई। जुआन युवान का सभी रचनाओं का शरीर आसानी से घुटन भरे वातावरण का सामना कर सकता था, लेकिन साधारण अभ्यासी पहले ही मारे जा चुके होते। नू लोंग और ली शा के पास दुष्ट क्यूई से निपटने के लिए विशेष शारीरिक क्षमता नहीं थी। उन्हें तुरंत बेचैनी महसूस हुई। दुष्ट क्यूई की शक्ति हमारी ताकत का मुकाबला करने के लिए बढ़ गई थी। जल्दी से दमन की गोली तुरंत ले लो। गोलियां जल्दी ही कारगर साबित हुई। वे अब दम घोंटने वाली क्यूई से बंधे नहीं थे और आसानी से स्वभाव के अंदर उड़ने में सक्षम थे, लगभग जुवानयुवान को पकड़ने में, जो राक्षसों के झुंड के भीतर संघर्ष कर रहा था। हा, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। तुम भाग नहीं सकते। नू लोंग ने हंसते हुए अपना हथौड़ा जुवानयुवान की ओर पटक दिया। जब जुवानयुवान को हमले का दबाव महसूस हुआ तो वह आगे की ओर उछल पड़ा। उसके चारों ओर मौजूद दर्जन भर राक्षस चूर्ण विक्षत होकर पेस्ट बन गए। दुर्भाग्य से वह हमले से पैदा हुई ताकत से घायल हो गया, जिससे उसका कवच सक्रिय हो गया। हालांकि 190 ड्रैगन की ताकत को पार करने के बाद भी इस हथियार ने उसके क्यूई भंडार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। इस हमले से अनगिनत राक्षस भड़क गए और नू लोंग और ली शा की ओर घूरने लगे, जो हवा में मंडरा रहे थे। वे अपने नीचे लाल आंखों के कई जोड़े देख सकते थे, बिल्कुल भूतों की तरह, जो एक भयानक माहौल दे रहे थे। ली शा ने भी हमला करने की तैयारी की। आग की भूमि। ली शा की क्यूई अग्नि आधारित थी। उसकी तलवार से सफेद गर्म आग की एक धारा निकलती थी, जो उसके पैरों के नीचे दुश्मनों को कैद कर देती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेटा, आग सोने को पिघला सकती है। उसकी तलवार तुम्हारे कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। लालच ने चेतावनी दी। जुवानयुवान ने तुरंत स्वर्गीय ड्रैगन ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया और आग की दीवार को बिना किसी नुकसान के तोड़ दिया। जुवानयुवान घाटी के सबसे गहरे हिस्से की ओर भागा, जो कि स्वभाव के बीच में था। आसपास के राक्षसों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे नू लोंग और ली शा को घूरने में व्यस्त थे। बढ़ी हुई दुष्ट क्यूई ने राक्षसों की शक्ति को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी ताकत अब 90 ड्रैगन तक पहुंच गई और वे नू लोंग और ली शा पर क्रोधित हो रहे थे। अनगिनत पंजे सीधे ऊपर के दो आदमियों पर उड़ते हुए भेजे गए। पंजे हवा में तीर की तरह छेद कर रहे थे। दोनों आदमियों की ओर गोली चला रहे थे। प्रत्येक पंजे में कम से कम 80 ड्रैगन की ताकत थी। नू लोंग और ली शा इस तरह के अपरंपरागत हमले से चौंक गए, हालांकि उनके कवच दोनों ने सक्रिय होकर उनका बचाव किया। नू लोंग की क्यूई स्वाभाविक रूप से सोने की थी, जबकि ली शा की स्वाभाविक रूप से आग थी। ली शा ने सभी पंजों को जलाकर राख कर दिया। अब पंजे रहित राक्षस कमजोर हो गए थे, जैसे डंक के बिना मधुमक्खी। पुरुषों ने अपनी ताकत बढ़ाने वाली गोलियां पकड़ ली और फिर से जुवानयुवान के पीछे भागे। जुवानयुवान ने अपने खंजर का उपयोग करके राक्षसों के बीच से रास्ता काट दिया। इससे उसे जरूरत पड़ने पर अपनी क्यूई को फिर से भरने में मदद मिली। अपने दूसरे हाथ में उसने डार्क कर्ट का क्रॉसबो पकड़ा हुआ था, जिसका उपयोग वह समय समय पर नू लोंग और ली शा पर कुछ बोझ दागने के लिए करता था। तीर बुरी क्यूई और जहर से भरे हुए थे। वे विस्फोट के क्रॉसबो से थोड़े ज्यादा घातक थे। उसके लगातार हमले ऊपर के लोगों के लिए परेशानी का सबब थे। तुम कमीने बच्चे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भागो मत, वहीं मेरा इंतजार करो बेटा। जुवानयुवान को आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर आप मेरा पीछा नहीं कर सकते तो मैं भाग जाऊंगा। जुवानयुवान ने रास्ते में लड़ाई के पत्थर नहीं उठाए। वह जानता था कि सबसे कीमती पत्थर केंद्र में 50 यक्षों के बीच में स्थित है। नू लोंग और ली शा अपनी क्यूई को जलाकर जुवानयुवान के सभी हमलों को रोक रहे थे। और बेशक जुवानयुवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुष्ट क्यूई की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई, ठीक उसी समय जब वह यक्षों के पास पहुंच रहा था। मोह जीव जो गहरे बरगंडी रंग के शल्कों से ढके हुए थे और जिनके पंख तीखे कांटों से ढके हुए थे। उनके पंजे स्पष्ट रूप से राक्षसों के पंजों से ज्यादा खतरनाक थे। उनकी ताकत 190 ड्रैगन तक पहुंच गई थी। यक्षों के पास क्यूई बहुत सघन थी। पत्थरों से क्यूई उन्हें और मजबूत बना रही थी। बड़ी संख्या में राक्षसों से आने वाली क्रोधित दहाड़ से यक्ष भड़क गए। उन्होंने अचानक अपने पंख फैलाए और ली शा और नू लोंग की ओर उड़ गए, जो हवा में थे। जुवानयुवान उन दोनों आदमियों के हैरान चेहरों को देखकर हंसा। वह चुपचाप गड्ढे के अंदर छिपे लड़ाई के पत्थरों की ओर बढ़ गया। यक्षों से लड़ने में मजा आएगा। हा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।